हेलो नस्मी जी। नमस्कार। नमस्कार सर। लक्ष्मी जी, आप एसएससी जेएसटी 2023 की परीक्षा में टॉप रैंक प्राप्त किए हैं। आपको मेरी तरफ से और आनंदम ट्यूटोरियल्स के सभी टीम मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका इस परीक्षा में किस तरह का प्रदर्शन रहा, इसके बारे में आप बताएं। सर मेरा यूआर कैटेगरी से हुआ है, जल शक्ति मंत्रालय में मुझे मिला है। और मुझे प्री में टोटल स्कोर जो है 181.25 रहा, जिसमें से इंग्लिश में 91.25 और हिंदी में 90। और पेपर 2 में मुझे 135 आए हैं, जो मैंने आरटीआई से कॉपी मंगाई है। बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी, किसी भी परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित तो होना एक उपलब्धि है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी जो उपलब्धि है वह है कि उस परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक हासिल करके टॉप रैंक को प्राप्त करना। और टॉप रैंक यूं ही नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए शैक्षणिक बैकग्राउंड काफ़ी महत्व रखता है। आप बताएं कि आपकी शैक्षणिक बैकग्राउंड किस तरह की रही। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूलिंग अच्छी रही थी मेरी, और स्कूल के टाइम में मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं का जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैं उनके जीवन भर आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया 10th के समय, 12th के समय, जो भी टीचर्स थे, और उन्होंने मेरा जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था। इवन क्लास 6 7 में ही मेरे नरेशन वॉइस सब कुछ मैं क्लियर कर चुकी थी, उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं था। नरेशन में जो कुछ भी होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो सारे रूल्स मुझे लगभग क्लास 8 तक में स्टेप वाइज पढ़ चुकी थी मैं। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब क्लास 6 में, 7th में, 8 में, 9, तो जो ग्रामर की बुक्स होती है हिंदी में अंग्रेजी दोनों में ही, वो हमारे बहुत काम की होती है। और यहाँ जब हम लोग जब प्री दे रहे थे, तो इसमें भी लगभग वही सिलेबस था। तो उसी का थोड़ा-सा हम लोगों को जो है इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच देना था, जिसमें कि जैसे जम्बल्ड सेंटेंसेस वगैरह ये सब कुछ करने थे। लेकिन बेस वही था, तो वहीं का बना हुआ बेस जो है मेरे अभी काम आया बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है, चूँकि मैं ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल और बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, काफ़ी सालों तक उधर किया मैंने, एग्ज़ाम्स भी दिए, नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये तो था कि सीजीएल की तैयारी के दौरान इंग्लिश में मेरा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। उसमें जो वोकैब है और जो भी ये पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, या पैसेज में जो होते हैं, वो सारा कुछ उस समय मेरा प्रैक्टिस हो गया था। इसीलिए मैंने लाइफ में एक ही बार सीजीएल दिया था, जिसमें कि मेरा प्री क्लियर हो गया था, और मेंस में भी मुझे इंग्लिश में 180 प्लस आया था उस साल की। तो सीजीएल की तैयारी के दौरान इंग्लिश का प्रिपरेशन हो ही गया था लगभग लगभग। और हिंदी का तो बचपन से जो पढ़ा था वही, क्योंकि हिंदी के लिए अलग से कोई एग्ज़ाम्स मैंने नहीं दिया था कंपटीशन वाला। वो जो 12th में पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन में हमने आरबी हिंदी पढ़ी थी, वही सब कुछ था। लक्ष्मी जी, आप पेपर वन में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए। यह बताएं कि इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए आप पेपर वन की तैयारी किस तरह से किए। अगर कोई किताब आपने इसके लिए परचेज़ किया या कोई प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो और कुछ बुक्स मैं बताना चाहूँगी जो मैंने पढ़ी थी। प्री के टाइम में मैंने जो है एमबी पब्लिकेशन की अजय कुमार सिंह द्वारा जो लिखी गई है इंग्लिश की बुक्स, जिसमें कि सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, तो उससे मैंने इस टाइम भी उसी से मैंने प्रैक्टिस किया था, वो कैब और सब कुछ देखा था। उसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक में मॉक दे रही थी, तो उसमें भी मॉक में भी मुझे अच्छे खासे, वो हर बार 170 प्लस ही स्कोर हो रहा था मेरा, कुछ बार 180 प्लस भी जा रहा था। तो 2022 में भी मैंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन उस समय मतलब दुर्भाग्यवश मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई थी, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो उस समय फिर मैं जितनी पढ़ पाई थी पढ़ी, उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेट होके फिर मैंने लगभग छोड़ दिया था। और ये जो 2023 का जो एग्ज़ाम था, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि इसके बाद मैं अब फिर कभी नहीं दे पाती। तो इसीलिए इसमें मैंने फिर पूरा जोर लगा दिया था, और फिर से जो कुछ 2022 के टाइम में मैंने पढ़ा था, उसी को रिवाइज़ किया था प्री के लिए। लक्ष्मी जी,
टॉप रैंकर के रूप में खुद को इस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वो भी फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप टॉप रैंक को प्राप्त करते हैं तो वह काफ़ी काफ़ी महत्व रखता है। और इसके लिए यदि मैं गेस करूं तो मैं अवश्य यह कह सकता हूं कि आपका मैट्रिकुलेशन से लेकर के टिल पीजीडीटी तक काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा होगा। आप अपने प्रदर्शन के बारे में ज़रूर बताएं। 10th में मेरे 90% आए थे और हिंदी में उस साल मुझे सीबीएसई बोर्ड से 95 मार्क्स आए थे। तो मैं काफ़ी उत्साहित थी। 12th में भी मुझे जो है 92.6% मार्क्स थे। केंद्रीय विद्यालय बिहार के कटिहार से मैं हूँ, तो वहीं पे मैंने पढ़ाई की थी। तो उस साल मुझे 92.6% मार्क्स आए थे। और उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया ग्रेजुएशन, और उसमें भी जो है मेरे 69.37 मार्क्स थे परसेंट। और पीजी जो मैंने किया उसमें भी 68 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे मेरे। और फिर मैंने 2020 से 21 सेशन में इग्नू से पीजीडीटी किया था। आपके ग्रेजुएशन, पीजी और पीजीडीटी का सेशन क्या रहा? सर हमारे ये सेशन थोड़ी सी लेट चल रही थी वहाँ पे। तो ग्रेजुएशन मेरा सेशन तो 2012 से 15 था, लेकिन कंप्लीट होते होते जो है 16 का दिसंबर हो गया था लगभग, मतलब रिजल्ट आते आते। और फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जो सेशन था 2015 से 17 था, लेकिन कंप्लीट होते होते 2019 लगभग खत्म होने को था। तो इसलिए चूंकि मैंने अपनी तरफ से कोई गैप करने की कोशिश नहीं की, लेकिन चूंकि सेशन ही लेट था 2019 तक में कंप्लीट हुआ। लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका जुड़ाव केंद्रीय विद्यालय से भी रहा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में सभी तरह के कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं हो पाता है। ज़रूर आपका बेहतर प्रदर्शन रहा होगा और इसी के आधार पे आपका एडमिशन हुआ होगा। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सर 12th में केंद्रीय विद्यालय मतलब हमारी वहाँ जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, जहाँ भी मैंने शुरू से, तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का बहुत अच्छा रुतबा है वहाँ पे। तो इसीलिए मतलब बचपन से था कि केंद्रीय विद्यालय जाएंगे। तो 10th तो नहीं कर पाए वहाँ से, लेकिन 11th 12th जो है केंद्रीय विद्यालय से ही किया मैंने। तो उस समय 10th में भी मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो इसलिए एडमिशन हो गया था। फिर मेरे जो वहाँ पे टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था कि जो है मैं मेरे जो सर थे हिंदी के डॉक्टर पीके झा सर, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा नाम टॉपर्स के बोर्ड पे देखना चाहता हूँ। और सौभाग्यवश जो है वो मुझे मिला भी, और मैंने सर की उम्मीद पूरी की, तो सर भी काफ़ी खुश हुए मेरे से। लक्ष्मी जी, ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट सब पढ़ा था, बताएं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। तो और ज्योग्राफी के लिए मुझे मेरिट सर्टिफिकेट सीबीएसई की तरफ से मिला था, 98 मार्क्स थे उसमें मेरे। और पटना केंद्रीय विद्यालय रीजन की तरफ से मुझे जो है डीएम के तरफ जो थे कटिहार के उस समय, उन्होंने विशेष रूप से सम्मानित भी किया था। ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, और आरबी हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी तो कंपलसरी पेपर 100 मार्क्स का जो मैंने लिया, और वो मुझे काफ़ी उससे मुझे अच्छा लगा पढ़कर। क्योंकि बहुत लोग 50 मार्क्स का भी ले रहे थे जो कि नॉन हिंदी स्पीकर्स थे, लेकिन मुझे तो हिंदी से था ही कि मैं हिंदी पढ़ना है, तो चलो वो 100 मार्क्स का था। और हिस्ट्री था और इकोनॉमिक्स। और फाइनल ईयर में हमारा जो है 4 पेपर इंग्लिश का हो गया था और 1 पेपर जनरल स्टडी का हो गया था। लक्ष्मी जी, यह बताएंगे कि ग्रेजुएशन और पीजी के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप रहा, या दोनों ही कोर्सेज को आपने एक के बाद दूसरा लगातार और नियमित रूप से किया? नहीं सर, जस्ट ही मैंने किया था। सेशन लेट हो गया था, 12 से 15 और 15 से 17 का सेशन था, तो जो कि कंप्लीट होते होते ग्रेजुएशन 16 का लगभग अंत हो गया था। और उसके बाद 17 की शुरुआत में एडमिशन लिया मैंने पीजी में, और पीजी खत्म होते होते लगभग 19 का लास्ट हो गया था। तो आपने पीजीडीटी कब जी। किया, किस सेशन में आपने किया? फिर 20 से 21 वाले सेशन में मैंने पीजीडीटी किया। लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने पीजीडीटी 2020 से 21 वाले सेशन में किया, लेकिन ग्रेजुएशन तो आप बहुत पहले ही कर चुके थे। यह बताएं कि इस बीच
आप क्या कर रहे थे? कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जी तैयारी सर। कर रहे थे? यदि कर रहे थे तो किस तरह के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे? तो ग्रेजुएशन जब मेरा कंप्लीट हो गया था, मतलब कि 16 के 16 के आस-पास से, मतलब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया था मैंने, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। फिर जो है मैंने शुरू किया, तो उस समय मैं एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। तो उसमें कुछ-कुछ मार्क्स से मेरे रह जा रहे थे, क्योंकि मैथ्स जो है उसमें मैं उतनी अच्छी नहीं थी। एक्चुअली कैलकुलेशन स्पीड वगैरह मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। जनरली ऐसा होता है कि जिस किसी भी कैंडिडेट का जी सर, है। लिटरेचर रहा हो, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो चाहे अंग्रेजी लिटरेचर हो, ग्रेजुएशन में उनका मैथ्स से चूँकि नाता नहीं रहता है, किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं रहता है, जिसके कारण से मैथ्स उनकी कमज़ोर रह जाती है ना? जी सर। मैथ्स में भी मैं लॉन्ग प्रोसेस से बना लेती थी, चूँकि लेकिन जब हम सीजीएल वगैरह या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि मतलब क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे हो और ओरली पेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और विदिन सेकंड हमें सॉल्व करना है। तो ये जो है मैं नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मेरे से वो रह जा रहा था। लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी मैथमेटिक्स रीज़निंग कमज़ोर में थी, भी थोड़ी कमज़ोर दिक्कत तो थी। नहीं, लेकिन आप रीज़निंग जैसा में कि भी। कह रही है कि आप शीघ्रता से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जिसके कारण से आप कुछ अंक के लिए मैथमेटिक्स के कारण से अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पा रहे थे। आपको नहीं लगता है कि आपने जब स्ट्रीम चेंज किया, सीजीएल से आप एसएससी जीएसटी की तैयारी करने लगी, तो जी सर। आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट हो गया? आपको जल्द ही डिसीजन लेना चाहिए था? कोई दूसरा स्ट्रीम के प्रति आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था? क्या कहते हैं आप? काफ़ी अंतर रहा सर, एकेडमिक्स तो मेरे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगी, तो मैंने कहा ही कि मैथ्स रीज़निंग में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और उसके बाद जो है कुछ एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हो भी रहे थे, जैसे कि एलआईसी एडीओ के प्री मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में मैं नहीं कर पाई थी। एसएससी सीएचएसएल में मेरा प्री और मेंस सब कुछ हो गया था, और टाइपिंग में मैं नहीं कर पाई थी। तो इन चीज़ों से मैं जब छूट जा रही थी, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी। 2020 में मेरी शादी हुई, उसके बाद तो और भी मैं लगने लगा था कि अब तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, अब चूँकि सब कुछ जो है घर सँभालना है और सब कुछ देखना है। तो और एक फ़ेज़ ऐसा भी था कि मैं लगभग डिप्रेशन में जा रही थी, ऐसा सिचुएशन आ गया था मेरे लिए। डिप्रेस्ड होना थोड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि एक तो आप कई सालों से एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे थे और आपको रिज़ल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, और फिर आपकी शादी भी हो चुकी थी। ऐसी जी स्थिति सर, बहुत ज़्यादा में है। आप किस तरह से खुद को मोटिवेट किए और फिर से आप तैयारी करने में लग गई? तो मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनका सपना जो है वो हमेशा से मुझे याद रहा है कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऊँचे पद पे जाए। और फिर मेरे गुरुओं ने भी मुझे इस तरह से शुरू से ही मोटिवेट किया था कि कुछ तो करना है। और एक और बात आ जाती है कि चूँकि एज़ अ मैरिड वुमन लगता है कि अब जो है ना, मतलब खुद का अस्तित्व भी एक बनाने का समय है। तो ये लगता है कि अब खुद से भी कुछ करना है। और चूँकि जब बचपन से पढ़ाई की, अच्छे से की, तो फिर जब हम घर बैठ के ही रह जाएँ, तो फिर लगता है कि अब क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो इस तरह से फिर खुद को मोटिवेट कर के कि नहीं, कुछ तो करना है, और ये 2023 मेरे लिए डू और डाई वाली स्थिति थी। तो इसीलिए मैंने खुद को सँभाला। 2022 में नहीं दे पाई थी एग्ज़ाम, वो मेरे लिए और भी फ्रस्ट्रेशन का कारण हो गया था। लक्ष्मी जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको शादी के लिए थोड़ा विलंब करना चाहिए था? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी, और एक अच्छे कैंडिडेट होने के नाते आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था, आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, क्योंकि शादी के बाद आपकी नई नई जिम्मेवारियां बढ़ सकती थी, और हो सकता था कि आपके सपने पूरी तरह से ख़त्म
हो सकते थे। आप को क्या लगा? किस तरह से फिर अपने आप को शादी के लिए राज़ी किया? तो ऐसी कुछ पारिवारिक स्थितियाँ बन गई थी कि शादी तो करनी ही थी। तो उसके बाद फिर मुझे भी लगा कि रोक कर फ़ायदा नहीं है। वैसे जो मेरे हस्बैंड हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो भरोसा था कि कोई नहीं, शादी के बाद भी मैं कर लूँगी। लेकिन मैं ही कुछ कहूँगी कि मैं खुद को ही इस मामले में ब्लेम कर सकती हूँ कि मैं ही थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, कि मैं उन सब चीज़ों में, पारिवारिक उलझनों में मैं उलझ गई थी। और ऊपर से 2020 से 21 में पीजीडीटी किया, 2021 में जीएचटी का नोटिफिकेशन ही नहीं आया और 22 में मेरे साथ दिक्कत हो गई कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इन सब वजहों से, लेकिन शादी के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ खास प्रयास भी नहीं किए थे और पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि मैं विवश थी। लक्ष्मी जी, तब यह बताएं कि शादी के बाद आप खुद को फिर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे तैयार किए? क्योंकि काफ़ी सारी आशंकाएं थी, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के आपको चलना था, नई नई जिम्मेवारियों को निभाना था। आप अन्य महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ा प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। आप यह बताएंगे कि हर तरह की चीज़ों को मैनेज करते हुए, पति को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, है ना, और फिर खुद के लिए पढ़ाई के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। आप किस तरह से इन सभी चीज़ों का प्रबंधन करते हुए परीक्षा के लिए खुद को तैयार किए? तो आशंकाएँ तो बहुत सारी थी, क्योंकि एक लड़की का घर बदल जाता है तो वो सोचती है कि अब नई जगह जाना है, नए परिवार में रहना है, तो वो कैसे खुद को ढालेगी, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालेगी, क्योंकि जब नई-नई जाती है वो, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ उसको धीरे-धीरे एडजस्ट करनी पड़ती है। तो पहले वो खुद उस चीज़ को सँभाले कि वो कैसे नई जगह पे एडजस्ट करेगी या फिर अपनी पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करे। तो ये तो काफ़ी समस्या, मुझे ऐसा था भी कि ऐसा होगा, लेकिन चूँकि पहले से मैंने जो है जब बातचीत कर रखी थी कि नहीं मैं तो पढ़ूँगी, तो ये वाला मेरा सिचुएशन था। लक्ष्मी जी, पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करना आसान था, किंतु बिना सपोर्ट का नए परिवेश में, अपने ससुराल में, यह थोड़ा मुश्किल था। यह बताएं कि आपको किस तरह का सपोर्ट प्राप्त हुआ? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा है, फिर मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो दूर-दराज के रिलेटिव्स हैं उन लोगों का जो है, मतलब कहा जाए तो वो लोग और डिमोटिवेट कर रहे थे कि अब जो है शुरू से टॉपर थी, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं कुछ हो रहा है? अगर टॉपर थी तो अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर पा रही हो? या कुछ तो ऐसा कह रही थी कि अब जो है तुम्हारा बेबी हो गया है, अब बेबी को सँभालो, भूल जाओ जॉब, एग्ज़ाम, पढ़ाई सब कुछ भूल जाओ। अब बस हाउसवाइफ़ बन के रहो, ऐसा कह रहे थे सब मुझे। तो फिर वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। तो इसलिए इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कोशिश किया कि मैं इसको अपने तक ही रखूँ और अपनी फैमिली तक ही रखूँ। क्योंकि अगर नहीं होता है तो वो लोग जो है ज़्यादा ही सुनाने लग जाते हैं। तब तो ऐसी स्थिति में आपके मन में कई तरह के नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे होंगे। यह बताएं कि आप इन सभी नेगेटिव फीलिंग्स को किस तरह से मैनेज किए? तो नेगेटिव फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। लग ही रहा था कि अरे इतना शुरू से टॉप करती आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। और होता क्या है ना कि जब सब लोग एक ही बात कहने लग जाए कि क्यों नहीं कुछ हो रहा है, क्यों नहीं कुछ हो रहा है, तो खुद में भी लगता है कि सच में मैं लूज़र हूँ, ऐसा लगने लगता है। और लगभग साल 2 साल मैं भी इस भावना से गुज़र रही थी, खुद को एकदम मैं मान चुकी थी कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है मेरा। लेकिन जो है ये भाषा से लगाव, और ख़ास करके मेरी माँ जो हैं, उन्होंने, माँ और मेरे भैया गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि अब पढ़ाई की है तो अब जो है खुद के पैरों पे खड़ी भी हो जाओ। कि हस्बैंड तो सपोर्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक लड़की का या महिला का जो है खुद का अस्तित्व बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। यह तो रहा आपकी संघर्ष की कहानी, जो सचमुच काबिल तारीफ़ है और अन्य महिलाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है। आप हर तरह की चीज़ों को
अच्छी तरह से प्रबंधन करते हुए अपनी प्रतिभा को निखारते रहा। आपने अपनी प्रतिभा को कभी भी कुंठित नहीं होने दिया। लक्ष्मी जी, अब यह बताएं कि पेपर वन की तैयारी, एसएससी जीएसटी पेपर वन की तैयारी आप किस तरह से कर रहे थे? किस तरह का आप हेल्प कर रहे थे? किस तरह से आप समय का प्रबंधन कर रहे थे? क्योंकि आप उस समय तक शादीशुदा हो चुकी थी, आप का एक बेबी भी हो चुका था। सर, जब मैं 2022 की तैयारी कर रही थी तो उस समय मॉक्स वगैरह जो मैं लगा रही थी, तो चूँकि मेरे हस्बैंड बेबी को सँभाल लेते थे और बेबी जो था उस समय 6-7 महीने का था, तो फिर भी उस समय थोड़ा वो शांत रहता था, नटखट कम था तो सँभालना आसान था। तो वो सँभाल लेते थे, वो दूसरे रूम में सुलाते थे, मैं एक अलग रूम में आकर के लगभग 11-12 बजे से पढ़ाई शुरू करती थी और जब तक नींद ना आ जाए 2 बजे या 3 बजे तक मैं पढ़ाई करती रहती थी। या कितने दिन 4 भी बज जाते थे, 4 या 5। तो इस तरह से, लेकिन जब वो नहीं दे पाई मैं, तो फिर दोबारा से 2023 में मैंने वही सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ की। तो इस समय मैं कहूँगी कि वही रात का ही मेरा रूटीन होता था जो कि मैं पढ़ पाती थी, क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जब 2023 में मेरा जो बेटा है वो लगभग उस समय 1.5 साल का हो गया था। तो 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी नटखट हो जाते हैं। अभी अभी भी जो है, जब ये मुझे पेपर 2 देना था तो भी ये लगभग 2 साल का होने को था, तो अब इस समय भी इसने काफ़ी शैतानियाँ की। बच्चे थोड़ा जी। शैतानियाँ करते हैं तो अच्छा लगता है। तो सर, मैं आपने मुझे मेंस के टाइम में काफ़ी गाइड किया। तो जब मैं आपसे क्लासेस करती थी तो उस समय भी मेरा जो बेटा है वो मुझे तंग करता था और मुझे पूरे घर में भाग-भाग के क्लास करना पड़ता था, वो मेरे पीछे घूमता रहता था। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने क्लासेस तो की और फिर इवन जब आप मॉक टेस्ट देते थे या असाइनमेंट देते थे तो उसके लिए भी मुझे वेट करना पड़ता था कि दोपहर में जब वो सोएगा तो ही मैं कर पाऊँगी। और चूँकि एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जब बेटा सोता है दोपहर में तो उस समय मुझे घर के भी कुछ काम करने हो जाते थे। तो इन सब से थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल था कि अब वो सो रहा है तो मैं घर का काम करूँ, खुद सोऊँ या फिर असाइनमेंट और मॉक टेस्ट बनाऊँ, तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो आप जी सर। प्रत्येक दिन तैयारी करने के लिए कितना समय हाँ। निकाल ही लेते थे? दिन में मेनली मैं सर आपका जो असाइनमेंट या मॉक टेस्ट होता था वही कर पाती थी। रात में मैं जब शांति से बैठती थी तब मैं सेल्फ स्टडी करती थी और मैंने जो है पहले मैंने ये चीज़ देखा कि मेरे क्या-क्या कमियाँ हैं। ट्रांसलेशन में मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स को दोबारा से देखना है, उनको प्रैक्टिस करना है। तो वो सारी चीज़ मैंने एक बार लिस्ट बना ली थी कि मुझे स्ट्रेंथ जो है वो उनको भी देखना है और जो चीज़ में मुझे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनको मैं ज़्यादा बार देखूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। तो ऐसे और ट्रांसलेशन दोनों में ही मैंने जो है इस तरह से, और जो टॉपिक्स मुझे लग रहा था कि थोड़े ऐसे के दौरान कि वो थोड़े से फैक्चुअल है, फैक्ट है उसमें और डाटा है, तो उनको मैं ख़ास करके उनको बार-बार रिवाइज़ करूँ कि मैं डाटा, फिगर सब कुछ भूल ना जाऊँ। ये सब कुछ मैं जो है ध्यान से जो करना था वो सारा कुछ मैं रात में करती थी। यदि मैं गेस करूं तो प्रत्येक दिन आप 4 घंटा तो कम से कम निकाल ही लेते होंगे, है ना? एवरेज 4 घंटे कह सकते हैं, 5 तो नहीं कहा जा सकता, 4 ही। और फिर आपकी सर क्लासेस होती थी। हाँ जी सर। लक्ष्मी जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप जितना भी समय निकाल पा रहे थे, ये तो कहा जाए तो बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है, 4 घंटे आप जैसा कि कह रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि 4 घंटे काफ़ी कम पड़ जाएंगे आपकी अच्छी तैयारी के लिए? क्योंकि यह आपका जी अंतिम सर। प्रयास रहता। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप रिस्क ले रहे हैं, 4 घंटे में क्या होगा? सर, मैं थोड़ा डर रही थी जब मैं दूसरे कैंडिडेट्स की सुन रही थी कि अरे वो लोग तो लाइब्रेरी जा कर के सुबह में 8 बजे जाते हैं, शाम में 6 बजे आते हैं। तो मैं डर रही थी कि अरे वो लोग इतना पढ़ रहे हैं, रात में भी घर आके पढ़ रहे हैं, तो मेरा क्या ही होगा? इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही थी कि अरे मैं तो 4 ही घंटे निकाल पा रही हूँ। पता नहीं, वो बहुत तरह के डर तो आ रहे थे मन में, क्योंकि
मुझे पता था कि इसके बाद मुझे और कोई मौका जीएसटी में मिलने वाला नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आप जो 4 घंटा निकाल रहे थे वो क्वालिटी टाइम था, और उस क्वालिटी टाइम में आप क्वालिटी स्टडीज़ कर रहे थे, और यही वजह था कि आपका अंतिम रूप से चयन हुआ। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे ऑलवेज मार्क टाइम। वे कहते हैं कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, 12 घंटे पढ़ाई कर लिया, लेकिन उनको चाहिए कि वो खुद से जी एक सर। प्रश्न करें कि आपने जो हाँ जी। पढ़ाई किया है उसमें आप कितना क्वालिटी चीज़ें गेन किया है ना? बाय द वे लक्ष्मी जी, आप यह बताएंगे कि आप जैसा कह रहे थे कि एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहली बार आपको एसएससी जीएसटी के बारे में कब पता चला, किस तरह से पता चला, बताएं। सर एक्चुअली ना मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पहले से पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काश कोई ऐसा एग्ज़ाम होता, क्योंकि मुझे कि मेरे लैंग्वेजेस जो है स्ट्रॉन्ग है, हिंदी और इंग्लिश। काश कोई ऐसा पेपर होता जिसमें सिर्फ लैंग्वेजेस के बल पे मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाती, तो मुझे नॉलेज नहीं था ऐसा कुछ। जब मुझे 2020 में पता चला कि ऐसा भी एक एग्ज़ाम है जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है, तो फिर मैंने जब फिलअप करने की कोशिश की तो देखा कि उसमें जो है डिप्लोमा चाहिए। तो फिर उस साल मैं नहीं भर पाई, तो मैंने फिर पीजीडीटी किया, उस साल एडमिशन लिया और 2021 में कंप्लीट हो गया। तो मुझे एक्चुअली जानकारी नहीं थी इस एग्ज़ाम के बारे में पहले से, और जब जानकारी। जी सर। आप पहली बार इसका सिलेबस देखे होंगे तो आपको ज़रूर फील हुए जी, होगी कि यह जी सर। एग्ज़ाम तो आप ही के लिए बना है ये ना? लगा कि बस ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए हूँ, ऐसा फ़ील लगा मुझे। तब तो आपको ज़रूर यह फीलिंग हुई होगी कि आपने कई साल एक गलत एग्ज़ाम की तैयारी में अपना समय वेस्ट कर दिया। आपको लगा होगा कि काश आपको इस तरह के एग्ज़ाम के बारे में पहली जानकारी हुई रहती तो आपका चयन अभी तक हो गया रहता, है ना? जी सर, मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ मैथ्स रीज़निंग में भटक रही थी, काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं कर लेती। तो 2021 में नहीं आई इसकी वैकेंसी। लक्ष्मी जी, आपको जब आपका फेवरेट एग्ज़ाम का पता चला तो आपको नहीं लगा कि अ, यह आपका पहला और अंतिम अटेम्प्ट होने वाला है और इसके लिए आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए और आपको मार्गदर्शन में ज़रूर पढ़ाई करना चाहिए? सर एक्चुअली मतलब फिर से वही मैं कहूँगी, लैक ऑफ नॉलेज। मुझे पेपर 1 के टाइम पता ही नहीं था कि कहीं पे क्लासेस करवाई जाती हैं, या आपके बारे में भी मुझे नहीं पता था कि आप क्लासेस लेते हैं। तो फिर मैं जो है खुद से जो है किसी भी कैंडिडेट से मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। मैं अकेले ही पढ़ रही थी, अकेले ही जाके एग्ज़ाम दिया। ऐसा भी कोई नहीं था कि एग्ज़ाम देकर आओ तो कोई किसी से बात करो कि कैसा पेपर गया, कितने बनाए, ये कुछ ऐसा कोई मेरे संपर्क में नहीं था। लेकिन फिर जब पेपर 1 में देकर आई और 2 दिन में ही आंसर की आ गया था, तो मुझे लगा कि पेपर 1 में तो अच्छे स्कोर आए थे मेरे, क्योंकि रॉ स्कोर जो थे स्टार्टिंग में तो 176.25 थे, कि फिर फाइनल जब आया था स्कोर कार्ड तो 181.25 हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि रॉ स्कोर देखकर कि नहीं, मैं अब रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि इस बार करना है। और इसलिए, और जब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए आपकी वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि इनसे ही मैं क्लास करूँगी, तो सर आप मेरे इसमें मार्गदर्शक बने। और फिर मुझे ये भी ज़रूरत थी कि मैं, चूँकि जब ग्रेजुएशन में हम लोग लिटरेचर लिखते हैं, तो इतना तो है कि राइटिंग कैपेसिटी होती है, तो हम लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ भी कंटेंट पता है, तो फिर ये कॉन्फिडेंस था कि ग्रामर वगैरह में गलती नहीं होगी, तो वो तो लिख लेंगे। और ट्रांसलेशन में भी कुछ ख़ास इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं क्लास 12th के बाद से ही जो है, मैं 10th के बच्चों को घर में पढ़ाने लगी थी। मेरे केंद्रीय विद्यालय के जो मेरे से जूनियर स्टूडेंट्स होते थे, वो मेरे घर आते थे, तो इन सब में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो प्रैक्टिस में थी मेरे। लेकिन लग रहा था कि फिर भी जो है लास्ट चांस है, तो रिस्क क्यों लेना। तो आपसे जो है इवैल्यूएशन प्राप्त हो जाएगा, तो मैं खुद भी देख पाऊँगी कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा अहंकार में तो नहीं आ रही हूँ। तो इसीलिए कि अगर आप मूल्यांकन देंगे तो पता चलेगा कि हाँ, मुझे कितने स्कोर आ रहे हैं, या और मैं किस
अच्छे तरीके से और कर पाऊँगी, ये सब कुछ आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। तो इसीलिए मैंने फिर लगा कि अब आपसे मार्गदर्शन लेना ही होगा। लक्ष्मी जी, आपका पेपर वन का स्कोर काफ़ी एक्सेलेंट रहा। आपने सेल्फ स्टडीज़ करते हुए आप 180 अंक से भी ज़्यादा अंकों की प्राप्ति किया। आपने कहा कि किसी भी तरह का कोई मार्गदर्शन पेपर वन की तैयारी के लिए नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि आपको मार्गदर्शन के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी थी भी नहीं। आपने कहा कि आपका जी, एकेडमी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे रहने के कारण से आपने सोचा कि सेल्फ स्टडीज़ किया जाए, और सेल्फ स्टडीज़ के माध्यम से आप अच्छे स्कोर को भी प्राप्त किए। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि पेपर टू की भी तैयारी आप सेल्फ स्टडीज़ से कर सकते हैं, और और आप इस तरह से अंतिम रूप से जी सर। चयनित भी इसमें हो सकते हैं। जनरली ऐसा देखने के लिए मिलता है कि स्टूडेंट्स पेपर वन में अच्छे स्कोर प्राप्त करने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पेपर टू के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ नेगेटिविटी भी दिमाग में रहती है, यह सोच करके वे चलते हैं कि जी इवैल्यूएटर सर। जो होते हैं वे औसतन अंक सबको दे देते हैं। उनका इवैल्यूएशन किस तरह के पैरामीटर्स पर चलता है, किन्हीं को भी किसी भी तरह का कोई मालूम नहीं रहता है, और और वो पेपर टू को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। आपको नहीं लगा कि आप की पढ़ाई भी अच्छी थी, आपका एकेडमी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, तो उसी एकेडमी बैकग्राउंड को देखते हुए जी आपको सेल्फ सर, स्टडीज़ पर मैं पूरा ध्यान कहूँगी देना कि चाहिए बच्चों था? की अपने अंदर अहंकार ना लाएँ कि अरे वो पेपर 1 में अच्छा मार्क्स मुझे आ ही गया है तो अब सेकंड में तो आराम से ये तो बिल्कुल नहीं लाए, क्योंकि मैं तो अंतिम-अंतिम समय तक मैं डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। तो एक तो अहंकार से बचें और दूसरी चीज़ है कि रिस्क ना लें। जैसे भी हो, अगर किन्हीं गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो वो करें, या फिर खुद से भी जो है सेल्फ स्टडी करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, और कभी भी शांत ना बैठ जाए कि अरे पहले में तो हो गया है ज़्यादा स्कोर, अब दूसरे में कम ही लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग फर्स्ट वाले स्कोर से और पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी कट ऑफ से कंपेयर करने लगते हैं कि अरे इतना तो आ गया है, अब इसमें तो क्या करूँगा, 90 या 100 ही लाऊँगा तो हो जाएगा। तो इस सोच में ना रहें, क्योंकि एसएससी कैसे मार्किंग करेगी हमें नहीं पता। लक्ष्मी जी, आपने सही कहा कि एक अभ्यर्थी कभी भी खुद के इवैल्यूएशन की तुलना एसएससी जेएसटी के इवैल्यूएटर से नहीं कर सकते हैं, उन्हें करना ही नहीं चाहिए, जी सर। क्योंकि उनके पास वर्षों का अनुभव होता है, और यह पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है कि वो किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन किए हैं। आप भले ही टॉप रैंकर है तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपके द्वारा जो भी कॉपी का इवैल्यूएशन किया जाएगा वो उस तरह का जी सर, इवैल्यूएशन वही बात है। एसएससी जेएसटी के इवैल्यूएटर के वह समकक्ष होगा, क्योंकि अनुभव काफ़ी मायने रखता है ना? आपका क्या विचार है इसमें? सर अभी मैं खुद को इतना सक्षम नहीं समझती हूँ कि मैं वो इवैल्यूएटर के बराबर मैं कर पाऊँ। क्योंकि हमें तो लगेगा कि हमने अच्छा ही लिखा है तो हम खुद को ज़्यादा ही स्कोर देंगे, और वो जो है उन्हें अनुभव है इतना सारा, तो वो बेहतर कर पाएँगे मार्किंग। सही बात है। बाय द वे लक्ष्मी जी, यह बताएं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर टू पूरी तरह से दक्षता पर आधारित पेपर है, यह ओपन एंडेड इन नेचर है। यह बता पाना कि मेरा कितना मार्क्स आ सकता है पेपर टू में, यह लगभग असंभव है। फिर भी यदि मैं अनुवाद खंड की यदि मैं बात करूं, तो यह बताएंगे कि अनुवाद खंड की तैयारी आप किस तरह से किए? कोई किताब का भी आपने हेल्प लिया क्या? या आपको जो भी पाठ्यक्रम प्राप्त हुए हैं वो पाठ्यक्रम काफ़ी अपने आप में पर्याप्त था?
अनुवाद खंड के लिए जो है, एक तो मैं आर के सिन्हा की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर किताब मैं देख रही थी, क्योंकि उसमें बेसिक से सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है और पढ़ा हुआ है मैंने। तो होता है कि एक बार जो चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो उसको दोबारा एक नज़र देखना होता है, तो फिर वो रिवाइज़ हो जाता है। वो चूँकि मैंने पढ़ा भी है, बच्चों को भी पढ़ाया है, तो उसको मैंने एक बार फिर से दोबारा से माइंड में देख लिया कि ये सारे स्ट्रक्चर्स मुझे याद हो जाएँ। फिर जो आपके स्टडी नोट्स में जो थे, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा और मेनली आपके स्टडी नोट्स से मैं प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि जो एसएससी के जो पैटर्न पे बेस्ड है, तो वो तो मुझे उस किताब में नहीं मिल पा रहा था। वो आपके स्टडी नोट से मैं प्रैक्टिस करती थी। जो आप असाइनमेंट देते थे, मॉक टेस्ट देते थे, तो उन सब से मेरा हो पाता था। आप यह बताएं कि निबंध के लिए आपने किस तरह से तैयारी किया, क्योंकि निबंध में आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो निबंध के लिए भी आपने बहुत मार्गदर्शन किया, जिसमें कि आपने जो-जो टॉपिक्स और सजेस्टेड बताए थे, वो सब कुछ किया मैंने। और फिर जो है ये असाइनमेंट वगैरह मैं कंप्लीट करती थी। लेकिन फिर भी मैं एक अपनी दिक्कत बताना चाहूँगी, जो कि शुरू से लिटरेचर वाला मेरा माइंड है और साइंस और फैक्ट्स डेटा देख के मुझे थोड़ा-सा डर लग जाता है। तो जी सर। तो जो भी सर आप करवाते थे, फैक्ट या डेटा वाले टॉपिक्स, तो मैं उसको कर तो लेती थी, लेकिन मुझे लगता था कि पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में मैं इन सबको भूल जाऊँगी। ऐसा मेरे अंदर बार-बार लग रहा था। मैं इस चीज़ से भयभीत हो रही थी कि क्या होगा मेरा? मैं भूल जाऊँगी तो कैसे करूँगी? तो इसीलिए जो है चूँकि मैंने ऐसे जो लिखा है सर, वो फाइनली मैंने लिटरेरी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे ही लिखा है। तो मुझे लगा कि इसमें मैं चूँकि ग्रेजुएशन में सब कुछ में मैं लिटरेचर में लिखती आई हूँ, तो मैंने उसी को फिर सेलेक्ट किया कि क्योंकि राइटिंग कैपेसिटी मेरी उसमें अच्छी थी। क्योंकि लग रहा था ना कि जब 2 महीने मैंने तैयारी की ऐसे में, तो जब डेटा और फैक्ट वाली जब मैं तैयारी कर रही थी, तो लग रहा था कुछ ना कुछ मेरे से कमी छूट रही है। और लिटरेचर वाले में बचपन से ही प्रयास था कि चलो अब प्रैक्टिस है तो अब ये कर लेंगे। तो जब हमारा उसमें जब आया था इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो मैंने इस टॉपिक को किया था इंग्लिश में और इसमें मुझे 50 में से 38 मार्क्स मिले हैं। और हिंदी में भी सर वही रूढ़िवादिता विकास को बाधित करती है। इसमें भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ही टच किया था। इसमें लगा था कि इसमें जो है मतलब कर सकती हूँ मैं। लक्ष्मी जी यह बताएंगे कि हिंदी निबंध में आपने कौन सा शीर्षक को चुना था? क्या उस शीर्षक में आपने कोई उद्धरण वगैरह भी दिया था, या सोच करके कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंकों की प्राप्ति हो? आपने किस तरह के टॉपिक का चयन किया था, बताएं। सर मैंने जहाँ तक मुझे याद है 1-2 उद्धरण दिए थे मैंने, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो है इसमें भी मैंने फ़ोकस किया था कि रूढ़िवादिता को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी, इसके लिए मैंने अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया था। क्योंकि ये कोई ऐसा कुछ ख़ास टॉपिक नहीं था कि इसमें जो है हम वो कविता या वो कुछ डालें, इसके बदले रूढ़िवादिता किस तरह से जो है विकास को बाधित कर रही है, इसके लिए जो-जो एग्ज़ाम्पल्स देने उनको मैंने ज़्यादा समाहित किया था और उसी पे ज़्यादा मेरा फ़ोकस था। और एक बात तो मैं अपने जो मुझे सबक मिला उससे मैं यही कहूँगी कि लोग डेटा और फैक्ट वाले टॉपिक तो करते ही हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का भी कुछ-कुछ प्रैक्टिस वो लोग कर लें, क्योंकि कहीं मेरी वाली स्थिति उनकी ना हो जाए, तो वो जो है अंतिम समय में उनको काम आएगा। सही बात है। बाय द वे, यह बताएं कि आपने रूढ़िवादिता पर आधारित ही शीर्षक को क्यों चुना? अन्य तरह के टॉपिक्स थे आपके जी। पास, है ना? जैसे मैंने स्पोर्ट्स पे या अंतरिक्ष वाले पे अच्छे से मैं प्रैक्टिस करके गई थी। लेकिन जब वहाँ पर्यावरण वाला देखा तो मैंने सोचा कि इसमें लिखने को तो बहुत कुछ है, मैं विदिन वर्ड लिमिट कैसे लिखूँ? तो इस लेकर के मैं थोड़ा घबरा गई थी। तो फिर मैंने जो था वही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ही लिखा। यह तो हुआ हिंदी निबंध के शीर्षक से संबंधित बातें। लक्ष्मी जी यह बताएं कि अंग्रेजी दैट्स रियली निबंध फार में भी आपने एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का चयन किया, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, और इस निबंध में आपको 38 अंक की प्राप्ति हुई। बताएं कि आप इसमें लिखे क्या थे, क्यों आपने सर इसको ये चुना? जो है क्लास 10th में मैंने पढ़ रखा था, ओड टू द वेस्ट विंड पोएम से ये लिया गया था। तो मैंने बार-बार कहा कि स्कूल की पढ़ाई अभी तक मेरे माइंड में ज़्यादा है।
तो क्योंकि होता है ना कि बचपन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है ज़्यादा शार्प होता है, मेमोरी अच्छी होती है। तो उस समय अगर कुछ अच्छे से दिमाग में डाल दिया गया, तो वो रह जाता है पूरे जीवन भर। तो इसीलिए उस समय जो मैंने पढ़ा था वो अच्छे से रह गया था, तो मैंने जो है पोएट भी मुझे याद थे, और वो पोएट जो है किस काल से आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो सब कुछ याद था मुझे। फिर जो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ था वो भी मैंने थोड़ा-सा बताया, और ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा-सा बताया, लेकिन मेन जो मेरा फ़ोकस था, फिर मैंने इसको पोएटिक तौर पे ना यूज़ करके एक इसको जो फिलॉसफिकल तौर पे यूज़ किया जाता है, कि किस तरह से पॉजिटिविटी का मैसेज देता है, कि यदि जीवन में विंटर है तो स्प्रिंग भी आकर के ही रहेगा, और ये चूँकि मेरे लाइफ में भी ये काफ़ी कोरिलेट करता है, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ जो है लिखा उसमें। तो शुरू में मैंने इसका थोड़ा-सा लिटरेचर वाला बैकग्राउंड दिया, इसके बाद मैं थोड़ा-सा जो फिलॉसफिकल होता है वो उस पे मैं आ गई थी इसमें। इस निबंध को लिखने के लिए आपने एक राइट अप्रोच को अपनाया। आपने सबसे पहले लिटरेरी बैकग्राउंड के बारे में बताया, इसके बाद जी सर। आपने फिलॉसफिकल जो मैसेज उसके थ्रू से कन्वे हो रहा था उसको लेकर के आपने बातें किया, और यही तरीका भी है। आपकी लिखावट भी जी, अच्छी रही, जैसा कि जी मैं सर। आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन किया था। आपका इवैल्यूएटेड जो पेपर है उसे भी मैंने देखा। वर्तनी त्रुटि ना के बराबर थी। जी आपकी सर। हैंडराइटिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही अच्छी थी, और इसी के आधार पर आपको अच्छे अंक प्राप्त भी क्योंकि हुए। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सिर्फ़ इसमें फ़िलॉसफ़ी ही दूँगी तो जो एग्ज़ामिनर है उनको लगेगा कि अरे ये तो बस मतलब बात बना रही है, कुछ ख़ास तो लिखा ही नहीं है। तो मुझे लगा कि इसका लिटरेचर में जो बैकग्राउंड है, वो थोड़ा-सा समझाना होगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर जो ये लाइन जो मेनली जो मैसेज दे रहा है, उस मैसेज पे फिर फ़ोकस करते हैं। लक्ष्मी जी जी, सर। आप एसएससी जेएसटी की परीक्षा की तैयारी के बारे में काफ़ी विस्तार से बात किया। आपने अपने बहुमूल्य अनुभवों का साझा किया। आपका प्रदर्शन जी किस तरह सर। से अलग अलग पेपर्स में रहा, क्या क्या आपने उसमें समावेश किया, किस तरह की आपकी रणनीति रही, और आप किस तरह से हर तरह की चुनौतियों को सामना करते हुए आपने अवसर को तलाशा, और उस अवसर का फ़ायदा उठा करके आप टॉप रैंकर के रूप में खुद को इस्टेब्लिश किया। आशा करते हैं जो भी अभ्यर्थी आपके इंटरव्यू को सुन रहे हैं उनसे वे प्रेरणा अवश्य ग्रहण कर रहे होंगे। लक्ष्मी जी, अ, मैं आपके माध्यम यस। से उन असफल छात्रों को कुछ कहना यस, चाहता हूँ मेरा जो पहला अपनी असफलता का ठिकरा कभी अपनी परिस्थिति पर डालते हैं, कभी पैसे पर डालते हैं, कभी किसी मार्गदर्शक पर डालते हैं, जबकि उनको चाहिए कि वो खुद का स्वॉट एनालिसिस करें, अपने स्ट्रेंथ्स को देखें, अपने जी सर, वीकनेसेस को बिल्कुल। देखें, अपने चुनौतियों को जी सर। देखें, इसके बाद चुनौतियों में वे अवसर को तलाशने का प्रयास करें। ऐसा नहीं करने पर उनमें हताशा जन्म लेती है, और उस हताशा के कारण से उनकी तैयारी अवरुद्ध होती है। लक्ष्मी जी, आप ऐसे असफल छात्रों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है, जो समझ रहे हैं कि मैं इस बार असफल हो गया हूँ या हो गई हूँ, ये अंतिम नहीं है। इसके बाद जीवन में और भी बहुत सारे अवसर हैं, या तो उन्हें इसी एग्ज़ाम में और उनके अटेम्प्ट्स बचे होंगे, और भी उनके लिए फ़ील्ड जो है खुला खुला हुआ है, तो वो कभी भी निराश नहीं हों। जैसे मैं भी जो है सीजीएल या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में मैं असफल हो रही थी, तो मैं उस समय तो मैं निराश हो रही थी, लेकिन फिर मैंने जब इसी तरफ मैं आई ट्रांसलेटर की तरफ, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो इसीलिए अब कभी भी जो है ये ना समझे कि मेरे से नहीं हो रहा है तो नहीं ही होगा। ये तो ना समझे, निराश ना हो, होना है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। कई बार होता है कि जो हमारे साथी हैं, मैं सीजीएल की भी तैयारी इसलिए करने चली गई थी क्योंकि हमारे लोकेलिटी में जितने लोग थे मैक्सिमम लोग सीजीएल और बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे। हमारे एरिया में इस ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो फिर बस वो भेड़-चाल वाली बात हो जाती है।
तो कंपेयर करके कि अरे वो लोग कर रहे हैं, मैं भी उसी तैयारी की तरफ जाऊँ, वही करूँ। और अपने जो है, अपने अंदर जो उनकी जो भी टैलेंट है या जो भी चीज़ वो जानते हैं, उसको वो देखे बिना, दूसरों को देखकर, दूसरों को कंपेयर करके उसी तरफ चले जाते हैं। और क्या होता है कि अगर जिन्होंने पहले से किया हुआ है तैयारी, उनको अगर सफलता मिल गई उस वक़्त, और अगर मेरे उसमें कुछ ख़ास दक्षता नहीं है, मुझे नहीं मिली, तो मैं ऐसे में क्या करूँगी कि निराश हो जाऊँगी। कि अरे! मैं तो निराश हो गई, मेरा नहीं हुआ और उन लोगों का हो गया। तो कंपेयर ना करें। पहली बात तो कंपेयर इस मैटर में ना करें कि वो लोग जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिस फ़ील्ड में है, मैं भी वही फ़ील्ड में जाऊँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले अपने खूबी-खामी हर चीज़ को आप पहचानें कि आपका झुकाव किस ओर है, कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, किस फ़ील्ड में आप जा सकते हैं, कौन-सा काम आपको पसंद है। तो सबसे पहले तो इसलिए कंपेयर ना करें कि दूसरों को देख के हम उसी फ़ील्ड में चले जाएँ। और दूसरी बात, किसी के रिज़ल्ट से कंपेयर ना करें, कि मेरे भी रिज़ल्ट से लोग कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी असफलताएँ देखी हैं। तो वो सारी असफलताएँ जब मैं देखती थी, तो एक तो था कि कभी-कभी लग रहा था कि अरे! मेरे सारे साथियों का हुए जा रहा है, वो लोग बैंकिंग में सब कोई क्लियर किए जा रहे हैं एग्ज़ाम, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे जो भी उस टाइम के साथी थे, मैं उनसे लगभग संपर्क तोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे अंदर हीन भावना पनप रही थी कि उन लोगों का एग्ज़ाम हो गया, वो लोग जॉब में हैं, मैं घर में हूँ। तो हीन भावना से खुद को जो है वो लोग बचाएँ, कि दूसरे से कंपेयर करके हीन भावना अपने अंदर ना लाएँ, और जो है निरंतर प्रयास में लगे रहें, तो निराश ना हो। और सबसे बुरी चीज़ मैंने देखी है कंपैरिज़न, ये जो है सबसे बुरी है। क्योंकि जब रिज़ल्ट हो जाता है जिन लोगों का, तो लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करने लगते हैं कि उनका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? इसके बदले जो है एक चिंतन करिए खुद पे कि मेरे में कुछ ऐसी कमी छूटी होगी इस बार जो है मेरी तैयारी में, कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार मैं ये सारी कमियों से बचूँगी या बचूँगा, और एग्ज़ाम को तो क्लियर करके ही रहूँगा। इस तरह से जो है दृढ़ निश्चय कर लेना होगा। लक्ष्मी जी, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, ये तो मैं यही कहूँगी कि गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर हम ये मान बैठे हैं कि भगवान जो है वो तो हमारी मदद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना प्रयास खुद से कर लें, तभी भगवान जो है मदद करेंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैंने जो है अच्छा मतलब कोशिश तो अपने तरफ से किया था, हस्बैंड का भी हेल्प रहा बच्चे को सँभालने में, पढ़ाई में रात में जग कर करती थी। तो जब मैंने पेपर 2 में जो वो एसे देखा जो कि क्लास 10th के सिलेबस से था, तो मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि जैसे इसमें मेरे लक ने भी मुझे साथ दिया है, कि इतना अच्छा टॉपिक मुझे मिला है। तो मैं कहूँगी कि भगवान ने भी मदद की मेरी। तो भगवान भी तभी मदद करेंगे जब हम खुद भी अपनी मदद करें और खुद में मेहनत करें। तो ये मैं अपने से लाइफ़ से कोरिलेट करके मैं दूसरों को मैसेज देना चाहूँगी। बहुत अच्छा। एक अंतिम प्रश्न, क्या आपका ये चयन हुआ है, यह दर्शन की अंतिम है, मात्रा में। या इसके बाद भी आपने सोच रखा है कि कोई अन्य तरह के एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है, या अगले बार एसएसटी के लिए आपको जाना है, क्योंकि इस बार आपने छोड़ दिया? सर, अभी कुछ ऐसी कोई निश्चित रूप से कुछ ऐसी योजना नहीं है कि किस फ़ील्ड में जाना है, लेकिन ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, "द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।" तो अभी आगे बहुत सारे मुकाम तय करने हैं, और एक तरह से ये एग्ज़ाम जो मेरा क्लियर हुआ, तो इसने मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया है। वो जो कहते हैं ना कि बंजर भूमि पे वर्षों तक जो वर्षा की एक बूंद जिसने ना देखी हो, तो वैसा ही मेरा यहाँ पे सिचुएशन अब तक था, कि अभी तक मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, और इसने मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया है। अब मुझे लग रहा है कि अब मैं और भी आगे जा सकती हूँ, और सब लोगों का सपोर्ट मिले, आप लोग सब गुरुओं का आशीर्वाद मिले तो कर सकती हूँ। तो ऐसा मुझे अब मोटिवेशन मिल रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ तो करूँगी। जी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। जी सर।
जी, धन्यवाद सर।